फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी का वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात न करके जो आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका मैं कलेक्शंस के साथ आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके BHU BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स होता है, जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BA का, उसमें ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या यूपी टेट के क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी का जो सेक्शन आता है उसमें 30 क्वेश्चंस का आता है आपका एक पूरा सेक्शन। या बीएड का जो एग्ज़ाम होता है, यूपी बीएड हो या BHU बीएड हो, तो इस टाइप के जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत सारे हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार रिपीटेड होते हैं। वो क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस हुए या डायरेक्टली वही क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का मैं कलेक्शंस के साथ आया हूँ आज। तो इस वीडियो को देखिए और इसी तरीके से और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ पार्ट 1 है, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी होती रहेगी। तो अगर ऐसे वीडियोज़ आप चाहते हैं तो वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप पे एक नोटिफिकेशन बेल बज जाएगी और आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे, तो टाइम टू टाइम आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में वचन होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3, 5, 2, 4। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में जो है 2 वचन होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, तीसरा जो ऑप्शन है 2, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हिंदी में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ऐसा नहीं है, ये संस्कृत में होता है। मतलब संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आप वचन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं और ब्रीफली समझना चाहते हैं उसको, तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको हिंदी का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाएंगे तो आपको वचन, लिंग, काल सब मिलेगा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाकर वचन के बारे में बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में आपको वहाँ में मैंने समझाया है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सममात्रिक छंद, तो जो चौपाई होता है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से जो डी है वो तो सभी है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, दोहा, सोठा और चौपाई, इनमें से हम लोग को छांटना है। तो चौपाई जो होता है वो आपका सममात्रिक छंद है। ठीक है, अगर दोहा और सोठा की बात करें तो दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, पूरे नहीं होते, अर्ध होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं दोहा और सोठा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सममात्रिक छंद की बात किया है, तो जो आपका सी ऑप्शन चौपाई, वो सही आंसर है, क्योंकि चौपाई है जो कि सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको छांटना है कि इन 4 में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सी ऑप्शन कमला, जो आपका वाणी होता है, या वीणा पाणी हुआ, या शारदा, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। और अगर आप और भी ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ना चाहते हैं तो आप वही प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी का जो सेक्शन मिलेगा उसमें जाइए, उसमें मैंने 2 वीडियोस दिए हैं पर्यायवाची के। दोनों वीडियोस में टोटल 100 पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, 100 शब्द हैं जिनका मैंने पर्यायवाची बताया है। तो 100 शब्द काफ़ी होते हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं, 100 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इच्छु का तद्भव रूप है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इच्छु का जो ईख होता है वही तद्भव रूप होता है। ईख मतलब गन्ना, तो गन्ना तो उसका मतलब हो गया, लेकिन ईख जो है वो हिंदी का फॉर्म है, हिंदी रूप है। तो इच्छु का जो तद्भव रूप होगा वो ईख होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि संकर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो रेलगाड़ी है वो देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। ठीक है ना, तो जब कोई शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं तो उन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, संकर शब्द। ठीक,
तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, वो आपका सही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे अगर कोई भी शब्द हो जो आपको समझ में आ जाए कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप वहाँ पे शंकर को टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि थोक का पर्यायवाची। पर्यायवाची पे आ गए वापस। तो थोक का पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, पर्यायिक होता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है पर्यायिक, ये आपका सही है, वो थोक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपसे पर्यायवाची पूछा है और इसमें पूछा है विभु का पर्यायवाची क्या है। तो विभु मतलब होता है रोज, डेली। ठीक ना, तो डेली जो काम होता है मतलब नित्य। ठीक है, या सर्वव्यापक, ये भी आपका एक हो सकता है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि छक्का पंजा करना, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का हम लोग को अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ आपको याद करना होगा। छक्का पंजा करने का मतलब होता है कि ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। मतलब आपको अपना कोई काम को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि आपने वो काम किया, लेकिन उसके लिए आप एक ओछी हरकत यूज़ करें। जैसे ओछी हरकत मतलब गंदी हरकत। तो गंदी हरकत का आप इस्तेमाल करके अगर अपने कार्य को सिद्ध करते हैं तो इसका मुहावरा आपका बनता है छक्का पंजा करना। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। देखिए दोस्तों, जहाँ भी आपको कोई शब्द ऐसा दिखता है अधि से, ठीक है, अधिस्वर हुआ, अधि, यहाँ तो अधिमानता है ही है। तो इस प्रकार के कोई भी शब्द आए जिसमें अधि लगा हो, तो आप बिना सोचे आप एकदम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका उपसर्ग अधि होगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी जो शब्दांश या अवयव होते हैं, अगर उनके पहले कोई शब्द लगा दिया जाए और उस शब्द से जो शब्द था आपका मानता, ठीक है ना, उसका अर्थ बदल जाए, तो उसी को क्या कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे आप अधि लगा दिया तो इसी से आपका ये शब्द बन गया, तो आपका उपसर्ग क्या होगा, अधि। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जैसे अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अधिपति, इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं जहाँ भी अधि लगा होगा तो आपका वही उपसर्ग होगा। ठीक, नेक्स्ट पूछा है कि प्रत्यय होता है। दोस्तों जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगाया जाता है। तो जो प्रत्यय होता है वो या तो शब्दांश कहेंगे उसको या तो अवयव कहेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आपका अवयव तो दिया नहीं है और शब्दांश दिया है, तो आपका शब्दांश जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपसे यही सवाल पूछे कि प्रत्यय क्या होता है और ऑप्शन दे दे अवयव, तो आप परेशान मत होइएगा, दोनों सही हो सकता है, या तो शब्दांश या तो अवयव। ठीक है, तो जो भी दिया होगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है कि आपका प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। मतलब प्रयोगों के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है ना, अब इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं अगर आप कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, ठीक है, तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा शब्द के भेद। पूरा डिटेल में मैंने बताया है कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों के बारे में पूरा परिभाषा, उदाहरण सब मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके बहुत ही अच्छे से उसको समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। जो पनही शब्द का तत्सम रूप होता है वो है उपानह, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको डायरेक्टली ही याद ही करना पड़ेगा, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, पनही अगर शब्द का तत्सम रूप पूछेगा तो आपका आंसर होगा उपानह। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। देखिए दोस्तों, उद्यान में सबसे पहले उ है जो कि एक स्वर है, तो उसमें उ रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद क्या होगा, आपका द होगा, य होगा, आ होगा। ठीक है ना, तो उ द य आ, उद्या, फिर आधा न और अ न। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन उद्यान, ये पूरा आपका बनेगा। ठीक, अगर आप वर्ण विच्छेद के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए वर्ण विच्छेद पर। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको वर्ण विच्छेद आपको करना होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, किस नियम पे करना होता है। फिलहाल यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है उद्यान का, वो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संधि है, सरयुर्मी का संधि पूछा है। तो देखिए जो सरयुर्मी है वो आपका सरयू धन उर्मी से बना है। ठीक है ना,
तो जो सरयू होता है, सरयू में आपका बड़ा ऊ होगा और जो उर्मी होगा उसमें भी बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, सरयू धन उर्मी, तो सरयू में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ, दोनों मिला दें तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो इस प्रकार की संधि क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। ठीक है, तो जो सरयुर्मी है वो आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, तो संधि आपके कई प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, कई प्रकार के होते तो तीन ही हैं। जैसे व्यंजन संधि होता है आपका, स्वर संधि होता है और विसर्ग संधि, ये तीन होता है। इस तीन के अंदर बहुत सारे संधि होते हैं। तो अगर आप संधि के बारे में भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना है? आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आप जाके क्या करेंगे? अपना ढूंढेंगे वहाँ पे कि आपको हिंदी का सेक्शन कौन सा है, उसमें जाएंगे और आपको एक एक करके आप वीडियो चेक कीजिएगा। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे। संधि के 3 वीडियो मिलेगा, तीनों वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी संधि को कैसे पहचाना जाए कि कौन सी संधि वहाँ पर है। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन दीर्घ संधि सही ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आपको कहीं भी अगर डाउट हो दोस्तों तो मैं एक बात और बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैंने अपनी मेल आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ लोग घबराते हैं कि वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पाते हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरा पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मुझे मेल कर दीजिए डायरेक्टली। तो मेल करेंगे तब तो कोई पढ़ेगा नहीं, सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा। आप मुझे मेल कीजिए, जब भी कोई मेल आएगा जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं ना, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा, इस बात के लिए आप एकदम श्योर रहिए। ठीक है, चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप कोई भी पेपर दे दीजिए, कोई भी प्रश्न दे दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो दोस्तों जो आपका भास में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जो 4 ऑप्शन है उसमें देखिए केवल बी ऑप्शन ऐसा है कि भास, ये भास दिया हुआ है, भास में अगर आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा भाषा। तो धातु कौन सी हो गई? भास। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों फिर से संधि पूछा है, इसमें भी देखिए दोस्तों आपका है धातु स्मा, मतलब धातु धन उस्मा। ठीक है ना, आपको अभी मैंने बताया ऊ धन ऊ। ठीक है, तो ये किस में जाता है? दीर्घ संधि में। ठीक है ना, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों समास के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से नहीं पता होगा, बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, समास को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। फिर से मैं वही कहूँगा, प्लेलिस्ट में जाइए, समास का वीडियो उठाइए, वहाँ पे 2 वीडियो मिलेगा आपको समास का, दोनों में 3-3 समास के बाद टोटल 6 समास होते हैं, तो 3-3 मिलेंगे। समास का वीडियो उठाइए और आप देखिएगा कि कर्मधारय समास के बारे में मैंने बताया है, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों को जब जोड़ते हैं तब जाके कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, तो कैसे होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल आपको वहाँ मिलेगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से समास पूछा है दोस्तों, तो इसमें पूछा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मतलब कि अगर 2 पद दिया हो, ठीक है, प्रथम पद हो और उत्तर पद हो, ठीक, तो अगर 2 पद हो, दोनों पद प्रधान न होकर वो दोनों पद जब मिला दिए जाते हैं तो किसी और की ओर प्रधानता प्रकट करें, ऐसा जब समास आता है तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि। ठीक है ना, जैसे दोस्तों अगर बोला जाए नीलकंठ ना, तो नीलकंठ का क्या मतलब है? एक तो है नीला और दूसरा कंठ मतलब गला, तो जिसका गला जो हो नीला हो, तो ये 2 पद हो गए। अब दोनों पद अपने आप में प्रधान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाए नीलकंठ तो बनता है भगवान शंकर, तो भगवान शंकर अपनी प्रधानता रख रहे हैं, तो यहाँ पे इसी प्रकार का जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समाज। तो आप समास का वीडियो देखिएगा, आप 2 वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, दोनों वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको समास क्या होता है और सारे प्रकार। ठीक है, आप डिटेल में वहाँ पे परिभाषा और उसके उदाहरण देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग दोस्तों वही शब्दांश होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या होते हैं? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश या अवयव, यही 2 होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा इसका? उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। शब्दांश या अवयव दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों जो भी ऑप्शन देगा आपको उन दोनों में से कोई भी आप टिक करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों? लिपि एक प्रकार का लिखने का नियम होता है, ठीक है। हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हम लोग हिंदी हैं तो हिंदी भाषा की देवनागरी है, पंजाबी भाषा की देखिए तो गुरुमुखी है, संस्कृत की देवनागरी है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी लिपियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन लिपियों को ज़रूरत कहाँ पड़ता है? तो इन लिपियों की ज़रूरत पड़ती है भाषा को लिखने में। लिपि के बारे में और डिटेल अगर आपको जानना है तो इस पर भी मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आपको लिपि, भाषा, व्याकरण सब पर एक मैंने परिभाषा और उदाहरण दिया हुआ है। आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं और क्या होता है, ठीक है। उसमें लिपि के सभी प्रकार, लिपि लिखने का तरीका सब मैंने बताया है, ठीक। तो लिपि का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? भाषा को लिखने में करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली निकलती है। खड़ी बोली कहाँ से आई दोस्तों? जो खड़ी बोली है वो आपके पश्चिमी भाग से आई है। जैसे आप दिल्ली के आगे बढ़ जाइए, जो पश्चिम का एरिया है वहाँ से आती है आपकी खड़ी बोली, ठीक है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, पहले से अपलोड किया है। इसमें मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, कौन कौन सी बोली है, उसको कहाँ कहाँ बोला जाता है, सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आप वो वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में पता चलेगा। तो खड़ी बोली जो होती है दोस्तों वो आपकी पश्चिमी हिंदी से आई है। पश्चिम में अगर आप बढ़ेंगे तो वहाँ जो है खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, ठीक। तो हिंदी भाषा में कितनी वर्ण लिपियाँ होती हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 52 होती हैं। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, स्वर होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, आयोगवाह होता है, द्विगुण व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक, बहुत सारे होते हैं, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सबका भी एक वीडियो है। वर्ण और उनके प्रकार इस नाम से आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। उसमें जब जाएंगे आप तो टोटल मैंने बताया है कि स्वर कितना होता है, ठीक है। स्वर में भी दो होते हैं, अन और अह, जो लास्ट में आता है उनको स्वर नहीं कहते, उनको आयोगवाह कहते हैं, वो बताया मैंने। व्यंजन बताया है हर एक वर्ग को, उसमें भी कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो टोटल अगर मिला लिया जाए, सब एकदम जोड़ दिया जाए तो 52 आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे वीडियो जाके देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है वहाँ पर कि कौन कितना होता है, सबके कितने नंबरिंग होती है, पूरा लिख के बताया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, ठीक है। क वर्ग में आए तो 5 क वर्ग, 5 च वर्ग, 5 ट वर्ग, 5 त वर्ग, 5 प वर्ग, फिर संयुक्त व्यंजन 4, आयोगवाह 2, उसमें व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, इस प्रकार से 52 हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप सारे देखते रहें, और भी वीडियोस आपको मिलते रहें जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन पे मैंने बताया कि आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसको उन्हीं पे जो डिपेंडेंट वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं, आप वहाँ से पूरा ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और या हमें मेल कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर ही सकते हैं। और आप जहाँ पे भी हैं सोशल मीडिया पर, अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप जहाँ भी हैं वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप ही के जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की, वो हम लोग से जुड़ सकें और अपने क्वेश्चंस रख सकें और इसी तरीके से वीडियोस देख सकें, उनकी भी प्रिपरेशन हो। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।